हेलो दोस्तों, स्टडी विद सलीम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जो कि क्लास 10 का कौन सा टॉपिक है? ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आखिर ये होता क्या है? देखिए, लीनियर का मतलब हुआ कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसका पावर एक, यानी कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ जो वो स्ट्रेट लाइन वो लीनियर कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain constant variable and having the power 1। ओके, मतलब क्या होगा कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, अगर उसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के साथ हुए एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो उसका मैक्सिमम पावर यदि 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन कितने प्रकार से हो सकता है, हमें क्या पढ़ना है? टू वेरिएबल का। ठीक है, अब यहाँ टू वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे अगर हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है? एक्स का पावर 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल एक ही है, सिर्फ एक्स, ये क्या कहलाएगा? वन वेरिएबल। ओके, अब यदि हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होगा? एक्स और वाई दो दो वेरिएबल है ना, तो ये क्या कहलाएगा? टू वेरिएबल। ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन, दोनों हमारा लीनियर इक्वेशन ही है। लेकिन ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल होता क्या है? जिसका वैल्यू चेंज हो रहा हो। वेरिएबल मीन्स क्या हो? जिसका वैल्यू चेंज हो रहा हो। जैसे कि यदि हम लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अब यहाँ क्या है? 2 का वैल्यू हर जगह 2 होता है, 3 का वैल्यू हर जगह 3 होगा, लेकिन ये x और y जो है इसका वैल्यू क्या हो? डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट वैल्यू होगा, यानी ये क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इस इक्वेशन में दो दो वेरिएबल का यूज किया गया, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार का एक्सप्रेशन होगा, उसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है? द अलजेब्रिक इक्वेशन विच कंटेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल and having the maximum power is 1 is called linear equation. For example, ax plus b, यहाँ x का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर कहलाएगा। और वेरिएबल कितना है इसमें? सिर्फ 1, यानी x, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें क्या x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दोनों का मैक्सिमम पावर क्या है? 1 और 1 ही है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ आ गया लीनियर इक्वेशन क्या होता है? अब आगे हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ हमें क्या करना? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स हमेशा जो क्वेश्चन होगा वो दो इक्वेशन होगा, ए एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। ये हो गया पेयर। दैट मीन्स हमें पढ़ना है क्या? पेयर पढ़ना है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमेशा क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो पेयर का फॉर्म रहेगा, यानी दो इक्वेशन गिवन होगा। ठीक है, हमेशा दो दो इक्वेशन दिया रहेगा। अब इससे रिलेटेड क्या दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरली जो चैप्टर में है या मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार के क्वेश्चन आएगा। एक तो आएगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है। एंड दूसरा आएगा मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या हो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन है इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप कैसा होगा, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, कितने प्रकार का सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, या नहीं होगा सॉल्यूशन, तो वो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो गया, मेथड ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, उसमें गिवन होगा एक पर्टिकुलर मेथड का नाम दिया रहेगा, उसी मेथड से ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें 3-4 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, उनमें से किसी एक मेथड्स का नाम दिया होगा, हमें उसी मेथड से ही उसे सॉल्व करना है। अगर हम किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं तो वो हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। तो हमें इन दो चीज के बारे में इसमें पढ़ना है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं कि आखिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा और कैसे उसे हम सॉल्व करेंगे। फिर हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, उन सारे मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा वो कैसा होगा, इस रूप में दिया होगा a1x b1y c1 a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है, 2x plus 3y इक्वल टू 5, 3x minus 2y इक्वल टू 1। तो इस तरह से क्या हो, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, यानी दो दो इक्वेशन दिया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इससे पूछेगा कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है। तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करते हैं और उसके बीच का रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। यानी फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट एंड सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तब वो हमारा क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। और वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी उसमें क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं है तब हम थर्ड वाले कोफिशिएंट को लेंगे नहीं। पहले अगर दोनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो हम सिर्फ इसी से डिसाइड कर लेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है। यानी इफ a1/a2 is not equal to b1/b2 then it is called unique solution, यानी उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। सेकंड कंडीशन, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के तो हम थर्ड वाले कोफिशिएंट को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड वाले को नहीं लिया क्योंकि पहले ही इक्वल नहीं है, तो यहीं से आ गया कि वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यदि पहला हमारा दोनों इक्वल है तब हम थर्ड वाले को भी कंसीडर करेंगे। a1/a2 बराबर हो b1/b2 तब हम c1/c2 को भी कंसीडर करेंगे। और यदि वो इनके बराबर नहीं है तो हमारा क्या होता है, वो इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसका कोई भी हल नहीं होगा। और फिर थर्ड कंडीशन क्या है, अगर तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 एंड बराबर c1/c2, तब वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कहलाएगा और उसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी उसके अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें ग्राफ का नेचर पूछा था, इसी कंडीशन पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे पूछा जाएगा कि आखिर से ग्राफ का नेचर क्या है, ठीक है। यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, यानी उनका ग्राफ कैसा बनेगा, वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। दोनों का ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। हमें पता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगा उनका ग्राफ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो दोनों का ग्राफ होगा, दो ग्राफ होगा, दोनों आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, यदि फर्स्ट वाला कंडीशन हो, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि आखिर इनका ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ का नेचर अगर पूछा जाए तो हम सेम इसके बेस पे कहेंगे, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो क्या हो जाएगा, वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा, ठीक है ना, इन दोनों का ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा, यदि हमारा फर्स्ट दो कोएफिशिएंट इक्वल है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है, लेकिन जो कांस्टेंट है उसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो इनका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा,
पैरेलल होगा, ठीक है। दो ग्राफ यहाँ भी आएगा और दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल ग्राफ होगा इनका, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड क्या है, ये जो तीनों कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर है तब वो क्या होता है, डिपेंडेंट। मेनी सॉल्यूशन, यानी मेनी सॉल्यूशन क्या होगा, तो बहुत जगह इंटरसेक्ट करेगा, यानी सीधा सीधा क्या होगा, ओवरलैपिंग करेगा। तो फर्स्ट का ग्राफ ये दिया है तो सेकंड का ग्राफ भी इसके ऊपर ही जाएगा, यानी ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ का नेचर हो गया इस कॉन्सेप्ट के बेस पे ही, और ये उसका सॉल्यूशन का नेचर हो गया। तो यहाँ क्या पूछा जा सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, अब पूछेगा क्या कि बताएं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, ठीक है ना। ग्राफ का नेचर क्या है, या फिर सॉल्यूशन का टाइप क्या है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उनके कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उनका रेशियो जो है वो इक्वल है या नहीं है। उस बेस पर ही हम आंसर देंगे, कोई यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशन है, उनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, पैरेलल ग्राफ है, या ओवरलैपिंग ग्राफ है, ठीक है। और कंडीशन हमारे पास ये है, यदि a1/a2 is not equal to b1/b2 then it is called intersecting graph and it has only one solution which is called unique solution. If a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 then it is called inconsistent. That means they are parallel graph, ठीक है, and it has no solution. और थर्ड हमारा क्या एक्सप्रेशन है, इफ a1/a2 is equal to b1/b2 is also equal to c1/c2 then it is dependent graph and it has many solution and its graph is overlapping. क्लियर है, ठीक है। हम इस प्रकार से इसके नेचर को, इसके सॉल्यूशन के नेचर को एंड इसके ग्राफ नेचर को फाइंड कर सकते हैं सिर्फ उसके कोएफिशिएंट के रिलेशन के आधार पे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y = 5। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y = 1। ये हमारे पास क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें फाइंड करना है कि आखिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ के बारे में हम आगे देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, अभी तो हमें सिर्फ बताना है क्या कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए इसके ग्राफ का नेचर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हमें ए बी सी का वैल्यू पूरा लिख लेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या हो गया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो होगा वो a1 होगा, दैट मींस 2। a2 क्या हो गया, 3। अब b1 क्या होगा, जो y का कोएफिशिएंट है, दैट मींस 3। एंड b2 क्या है, जो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, तो -2 है, तो -2 हो गया। अब c1 क्या होगा, ठीक है, ये 5 हमारा इक्वल के दूसरी साइड है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जो भी हमारे पास वेरिएबल हो या कांस्टेंट वो सभी क्या है, इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो हम पहले इस नंबर को लेफ्ट साइड में लाएंगे, उसके बाद हम c1 और c2 का वैल्यू लिखेंगे। तो 5 क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ प्लस साइन है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो c1 का वैल्यू कितना हो गया, -5, और c2 का वैल्यू कितना हो गया, -1। इस प्रकार से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू आ गया। अब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, क्या होगा, फाइंड करते हैं a1/a2, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2/3, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं b1/b2, 3/2। अब दोनों चेक करते हैं कि क्या दोनों बराबर है या नहीं। यदि बराबर होगा तो थर्ड वाले का रेशियो भी फाइंड करेंगे, और अगर पहले ही बराबर नहीं होगा तो थर्ड वाले से भी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखते हैं, a1/a2 है 2/3 और b1/b2 कितना है, 3/2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 2/3 जो है वो 3/2 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स कंडीशन हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कौन सा फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ, देन इसका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया।
सेकंड वाला का भी एग्जांपल देखेंगे और थर्ड वाला का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले कंडीशन का एग्जांपल था। ओके, देखिए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 7x प्लस 14y इक्वल टू 21, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 13। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इनसे हम पहले ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, a2 का वैल्यू क्या हो गया 3, b1 का वैल्यू कितना हो गया 14, b2 का वैल्यू कितना हो गया -5, c1 का वैल्यू कितना हो गया, ये 21 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो -21, और c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जब -13 लेफ्ट साइड में जाएगा तो +13। ठीक है, तो ए बी और सी का वैल्यू आ गया। अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे। सॉरी, यहाँ 5 नहीं है 6 है। ठीक है ना, ठीक है, तो क्या मैं इसका सेकंड वाला कंडीशन देखना था, वो मिस्टेक से लिखा गया था। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना है 7/3। ठीक है, b1 अपॉन b2 का वैल्यू कितना है -14/-6, ये कैंसिल आउट हो गए, 7/3 आ गया। ठीक है, अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का वैल्यू सेम आ रहा है ना, 7/3। तब हम क्या करेंगे, थर्ड वाला वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी c1 अपॉन c2 का, c1 अपॉन c2 ये कितना -21/13। अब यहाँ चेक करते हैं, फर्स्ट दो का रेशियो तो इक्वल है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, ये कौन सा कंडीशन हो गया, सेकंड वाला कंडीशन ना। इसे हम क्या लिखेंगे, ए सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कंडीशन आया ना कि फर्स्ट का कोफिशिएंट हमारा 7/3, सेकेंड का कोफिशिएंट का रेशियो वो भी 7/3, लेकिन थर्ड वाले का रेशियो जो है वो 7/3 नहीं आ रहा। तो फर्स्ट दो इक्वल है लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, सेकंड वाला। तो इसमें क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या रहेगा इसका, पैरेलल। ठीक है, और इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा ही नहीं, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, और क्योंकि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग कहीं नहीं होगा, और ये क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट भी कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड का एग्जांपल हो गया। अब हम थर्ड वाले का भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a1 क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 5 इधर आकर -5, और c2 ऑलरेडी 10 इधर ही है, तो क्या होगा -10 है तो -10 ही होगा। ठीक है, ए बी सी सबका वैल्यू आ गया। अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2/4 यानी 1/2, b1 अपॉन b2 3/6 ये भी आ गया 1/2, c1 अपॉन c2 -5/-10 ये भी कैंसिल आउट हो गया 1/2। अब तीनों का रेशियो क्या इक्वल है ना, 1/2 1/2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो क्या इक्वल है, ये कौन सा कंडीशन हो गया, थर्ड वाला, यानी ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा और मेनी सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ क्या होगा, ओवरलैपिंग। अगर ग्राफ का नेचर पूछेगा तो हम बोल देंगे ओवरलैपिंग है, सॉल्यूशन का नेचर पूछेगा तो हम बोलेंगे मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, और फिर वो डिपेंडेंट भी है। ओके, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा डिफरेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया तो हम पहले उसे कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करेंगे, और उसके बेस पर हम उसे ग्राफ का नेचर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, वो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके।